once we talk about English and Finglish, we need to be very much clear about one thing, कि फिंग्लिश का मतलब पाकिस्तानी अंग्रेजी हम कह सकते हैं। और समझाने की बात यह है कि जब आपको अंग्रेजी बोलनी आती हो, लेकिन जिसकी ये जबान है, जब वो बोले और आपको समझ ना आए, तो फिर आपको अपने आप से पूछना है कि आपको कौन सी जबान आती है। आपको अपने आप से क्या पूछना है? क्योंकि जिनकी है उनकी तो हमें समझ नहीं आती, और जिस घड़ी आपको उनकी समझ नहीं आती जिनकी ये है, तो आप बड़े ही वाज़ेह तौर पर अपने आप से पूछ सकते हैं कि फिर हमें कौन सी जबान आती है। आप में से अक्सर ने ये बात सुनी होगी कि जब कभी भी हमारे ये अरबी ज़बान पढ़ाने वाले उलमा जब यहाँ से सऊदी अरब तशरीफ़ ले जाते हैं, तो सब के सब तकरीबन वापसी पर यही कहते सुनाई देते हैं कि पता नहीं कि वो कौन सी ज़बान बोलते हैं। अब इनसे ज़रा कोई पूछे कि आप 20 बरस से कौन सी पढ़ा रहे थे, पूछने वाली तो ये बात है ना। और जिस घड़ी उन्होंने ये कहा कि पता नहीं वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, तो वहाँ समझने वाली एक बात है जिसको अजहद समझना ज़रूरी है। वो ये है कि जो वो बोलते हैं उसे ज़बान कहते हैं, और जो आप बोलते हैं वो आपको अपने आप से पूछना है कि पता नहीं कि आप कौन सी ज़बान बोलते हैं। और जब हम कहते हैं पता नहीं वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि असल में हमारी जिम्मेदारी तो ख़त्म हुई, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो तो दुरुस्त है। कुछ ऐसी नहीं बात बनती है कि जो हम बोलते हैं वो दुरुस्त है, जो वो बोलते हैं वो पता नहीं कौन सी ज़बान है। बेने ही जब आप बात करते हैं अंग्रेज़ों की, आप सब पटर पटर अंग्रेज़ी बोल लें, लेकिन जब अंग्रेज आपसे हम कलाम हो, जिसकी ये ज़बान है, जिसे अहले ज़बान या अंग्रेजी में नेटिव कहते हैं, नेटिव स्पीकर जो है, जब वो आपसे हम कलाम हो, आपको उसकी समझ ही ना आए, और फिर आप वही इल्ज़ाम उसी तरह से रख दें उसके ऊपर कि पता नहीं कि ये कौन सी ज़बान बोलते हैं। थोड़ा सा बात को यहाँ पर अर्ज़ करता चलो, ये ज़रा मिसाल इसकी समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये अब आपको एक सच्ची मिसाल मैं सुना रहा हूँ, मेरे सामने ये मेरे साथ वाक़या हुआ। ये नाम आपके सामने इस तरह लिख रखा है, PETER। मेरे पास एक उस्ताद साहब तशरीफ़ लाए, और उस वक्त मेरा कोई एक दोस्त जिसका यही नाम था, वो मेरे पास आया हुआ था मेहमान के तौर पर। तो मैं उससे बातचीत कर रहा था, तो इतनी देर में एक उस्ताद साहब तशरीफ़ लाए, उनको आप ट्रेडिशनल टीचर कह सकते हैं, कन्वेंशनल, रिवायती। हमें पता नहीं क्या एक तकलीफ़ है या बीमारी है या क्या है, हम जब अंग्रेज़ को देखें पता नहीं कुछ देर को हमारा मुंह क्यों खुल जाता है, हमारा यूँ मुंह खुल जाता है, उनका भी वैसा खुला कुछ देर को। कुछ देर के बाद जब वो मुंह बंद हुआ, तो वो उन्होंने बोला, उन्होंने उनसे अस्सलाम वालेकुम, हाउ डू यू डू, व्हाट इज़ योर नेम। तो जिस घड़ी उन्होंने कहा हाउ डू यू डू, और चूँकि उन्हें दो वो लाइन्स याद थी, तो उन्होंने कहा ताबड़तोड़ हमला करूँ, मैं भी बताऊँ कि मुझे भी अंग्रेज़ी आती है। तो उन्होंने पहले बोला हाउ डू यू डू, और उसके बाद बोला व्हाट इज़ योर नेम। तो आगे से उसने बोला वेल माय नेम इज़ पीटर। And the moment he finished his sentence, यानी जिस घड़ी उसका जुमला खत्म हुआ, इनका मुंह फिर खुल गया। वो जो पहले खुला था देख के, वो अब सुन के खुला, क्योंकि उनको समझ नहीं आई बात। और जिस घड़ी उन्हें वो बात समझ नहीं आई, तो कुछ देर उसको देखने के बाद उसे जोर से कहते कहते स्पेलिंग। अब जब वो उसे स्पेलिंग बोलते हैं, क्योंकि उसने तो बोला वेल माय नेम इज पीटर, तो उसने क्या कहा, उसने कहा वो पर्चा वर्चा मेरे सामने जो भी पेपर पेन वगैरह उसके सामने रखा, उसने ये लिख के दे दिया, क्योंकि उसे लगा कि मैं जब बोला तो इन्हें समझ नहीं आया, तो मैं लिख के ही दे देता हूँ। तो उसने जब ये लिख कर दिया, तो उसकी तरफ देख के वो कहते पीटर। यानी ये आप जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इस बात पर बड़ी बड़ी कमाल बात है समझने की गरज से। यानी पीटर अगर पीटर था तो समझ नहीं आया, तो पीटर जब तक पीटर नहीं हुआ तब तक समझ नहीं आया। ये बड़ी समझने वाली बात है। तो यहां पर अगर आप में से कोई उठ के कहे कि सर अंग्रेजी तो मुझे आती है, बस ये वोकैबुलरी जो है ये मुझे मार देती है, तो यहां पर आपसे अर्ज करता चलूं, एक रिसर्च है कि 8वीं फेल को 3000 के करीब अंग्रेजी के लफ्ज आते हैं, 8वीं फेल को। और आपको जबान बोलने के लिए कोई 250, 300, 500 लफ्ज चाहिए, कोई 3000 नहीं चाहिए। लेकिन वही जो आज के सेमिनार का टाइटल था, स्पोकन इंग्लिश एंड एक्सक्यूजेज,
हमारा इशू ये है कि हमें आती है लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें आती है। अरे बल्कि रोट एन आर्टिकल फॉर सम मैगजीन, एक आर्टिकल मैंने मैगजीन में लिखा था, उसके लिए मैंने ये टॉपिक दिया था, वी नो बट वी डोंट नो दैट वी नो। वी, जरा मेरे साथ बोल लीजिए, but we don't know that we know. So actually my job is to let you know that you know. So the moment I let you know that you know, you would be on a kind of track where you would start feeling, yes we know, and yes we are going to make the kind of difference we need to make. Situation would be entirely different. This is phonological similarities. And once I talk about phonological similarities, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या दो जबानों में कोई ऐसी आवाजें भी हैं जो एक जैसी हैं। इसको कहते हैं फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी, कि जबानें उर्दू और अंग्रेजी, क्या इनमें कुछ ऐसी आवाजें हैं जो क्या है, एक जैसी हैं, सिमिलर हैं। अगर वो हैं तो क्या हमारे इल्म में है? दूसरा सवाल ये पैदा होगा। और अगर वो हमारे इल्म में हैं तो उस इल्म का क्या फायदा कि जिसको आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे। तो सेमिनार का बुनियादी मकसद आपके एक्सक्यूजेस का आपको जवाब देना और बताना है कि दीज आर मेयर एक्सक्यूजेस। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सक्यूजेस है। They've got nothing to do with anything. इनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वो आसरे हैं, वो सहारे हैं जिनको लेकर आप लम्हा भर को अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। Because you know but you don't know that you know. And the moment you know, you need to know more, as much as you can, because this would ensure the success you're after. Now, तेजी से हम अपने काम, क्योंकि 10 बजे के करीब इसको शुरुआत होनी थी और आप लोगों के इंतजार में हमें आधा घंटा लग गया। अब ये 11:30 बजे हम इसको खत्म करेंगे, इसलिए मैं जरा तेजी से उसकी तरफ जाऊं। ये देखिए, ये वो लेटर्स हैं जिसकी बेस पे मैं ये कह रहा हूं कि ये फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब अंग्रेज जो है वो अगर इसके साथ ये वाली आवाज जोड़ता है, चाहे ये 60% ऐसी हो, चाहे ये 80% ऐसी हो, अगर वो आवाज देता है फ की, तो मुझे बताइए आपकी जबान में ये है कि नहीं है? आपकी जबान में ये है? फ का साउंड है आपकी जबान में? और अंग्रेज अगर फ का बोलता है, मतलब कहते पीपल, तो आपको किसने ये कहा कि आप पीपल कहें? बड़ी आम सी बात है ना। अच्छा, जिस घड़ी हम ये कहते हैं कि ये फी है, तो कुछ लोगों की मुस्कुराहट इस बात का सबूत होती है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अच्छा, अब हम आपके कहने पर अपने मुंह टेढ़े करें। यही है ना? क्या कहें, क्या सोच रहे होंगे वो कि अब हम क्या करें, अपने मुंह टेढ़े करें। तो जरा मुंह टेढ़े करके देखते हैं, आपके साथ में जो हमसाए बैठे हैं उनकी तरफ मुंह करके सिर्फ इतना बोल दीजिए, पीपल एंड फुफ्फो, फुफ्फो एंड पीपल। कमान बोलिए, आपस में बोलिए, आप भी बोलिए, आपस में बोलिए भाई, पीपल एंड फुफ्फो, फुफ्फो एंड पीपल। आप अगर इस बात पे गौर करें तो अगर टेढ़ा हुआ तो जितना फुफ्फो पे हुआ उतना पीपल पे नहीं हुआ। ऐसा हुआ? अगर यकीन नहीं तो एक दफा फिर करके देख लें, ऐसा है ना? अच्छा, अब जितना वो फुफ्फो पे टेढ़ा हो रहा है, अगर उससे कम वो पीपल पे हो रहा है, तो आपके पास दो बातें। देखिए, बात यह है कि दावा हमेशा दलील का मोहताज होता है। जितनी कामिल दलील होगी उतना कामिल दावा होगा। मैंने कहा भाई इसको फी बोलते हैं, आप जाके आज अंग्रेजों को सुन लीजिए, अगर वो इसको फी बोलते नजर आए तो मैं हक बजानिब। जब मैं हक बजानिब तो सुनने वाला समझने के बाद हक बजानिब। और हक का हक ये होता है कि उसे फैलाया जाए, इसके अलावा हक का कोई हक नहीं होता। तो जिस घड़ी आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि ये फी है और फुफ्फो ने साबित कर दिया कि ये फी है जी, तो फिर पॉपुलर क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा।
है नहीं? ऐसे ही होगा ना साहब, क्योंकि फी है तो ये पिंपल क्या हो जाएगा? पिंपल होगा। ऐसे होगा ना। और प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस होगा ना, फ हो गया ना। अच्छा, अब अगर वो फ का साउंड है तो प्राइवेट क्या हो जाएगा? ऐसे ही होगा, खुद ब खुद ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया कि पी होने के साथ साथ फी भी है, और हमें चूंकि हम 100% पी बोलते हैं तो हम कोशिश करेंगे 100% फी बोलना शुरू कर दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां पी के बजाय फी के बजाय पी आता है वो खुद ब खुद ही पी निकल जाएगा उधर, है जी। निटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज दिस नाउ? फी। Am I clear? P. And then T. T. What you need to do? साथ वाले की तरफ करके गोली चला दे। T. करिए जरा, एक दूसरे की तरफ गोली मारिए ना। T. आप भी कीजिए। Come on, all of you. इसको 3-4 मार दो। Yes, T. T. Do this like this. Come on, do it. T. Yes, come on, do this that way. T. T. Yeah, that's cool. तुमने 3-4 मार दी। So this is T. अब देख लीजिए कि जिस लम्हे आपको अंदाजा हो गया कि this is T, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि मैं T को कैसे बोलूं भाई। अब पहले तो ठ बोल के मैंने सबूत दे दिया कि आप ही की जबान में है, क्योंकि ठ आप ही की जबान में है। और अगर किसी को समझ ना आए तो मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि आप अगर ठोकर जाके टोटल से पेट्रोल डलवाएं, है जी, जरा बोलिए, ठोकर जाके टोटल से, बड़ी अजीब बात हो गई। क्यों साहब? ठोकर कहते वक्त तकलीफ न दारद, कोई तकलीफ नहीं है। और जिस घड़ी हमने कहा टोटल कह लो तो कहते मुंह टेढ़ा करें। ऐसा ही है ना। yes, और पेट्रोल, अरे भाई जिन्होंने निकाला, जिन्होंने नाम दिया वो कहते हैं पेट्रोल, और जिनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लेना है, वो कहते हैं पेट्रोल। ऐसा है कि नहीं है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये पेट्रोल तो हो सकता है, पेट्रोल नहीं हो सकता। That's what we need to understand on certain grounds. T. तो पोटैटो क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए क्या कमाल बात हो गई। दो घड़ी में मैं पिंग्लिश आप इंग्लिश, ऐसे हुआ ना। मैंने बोला पोटैटो क्या होता है, आपने बोला पोटैटो। हैं? सिंधी वाले तो पटाटा बोलते हैं, क्यों? ऐसा है ना। हाँ, सिंध और शक्कर, you people know that. So t sound is clear, and perto like private. Potato, tomato, quite nice, very good. अब C, K, Q, जहां कहीं ये काफ की आवाज दिया करते थे, वो काफ की आवाज के साथ साथ ख का साउंड देंगे। किस चीज का साउंड देंगे? ख का साउंड देंगे। अब जिस घड़ी आपको अंदाजा हो गया कि ये कुछ यूं करके यूं है, तो वो क्या है? ख। जब हमें पता चला कि ये ख का साउंड है तो हम क्या कहेंगे? ख का मश्क करेंगे। अगर मैं कहूं खोकर साहब कनाडा से आए, मुनासिब होगा? जब खोकर कहते वक्त मुझे तकलीफ नहीं हुई तो कनाडा कहते वक्त भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही है ना। अगर मैं कहूं खोकर साहब कनाडा से आए, जरा बोलिए मेरे साथ। ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो मेरी फुफ्फो की बेटी ने प्राइवेट पेपर दिए हैं ना, उन्हें गिफ्ट कर दी।
अब देखिए, आप ही की जबान कहीं रुकावट का सबब नहीं बन रही, बल्कि आपकी जबान आपको फैसिलिटेट कर रही है। योर ओन लैंग्वेज इज हेल्पिंग यू आउट, रुकावट नहीं बन रही। अब जब आपकी जबान रुकावट नहीं बन रही तो पीछे क्या चीज रह गई रुकावट बनने वाली? जात, अना। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यहां पर एक अहम जुमला, खुदा करे कि आपकी समातों से गुजर जाए, अटक के न रह जाए, बस मैं अब देखिए नहीं अटकेगा मेरे ख्याल में, है वो ये है कि वो तमाम तर लोग जो अच्छाई और नेकी को सिर्फ इस बुनियाद पर छोड़ देते हैं कि उनके इर्द गिर्द बुरे उनका मजाक उड़ाते हैं, तो दुरुस्त कौन हो सकेगा साहब? कौन दुरुस्त होगा? अच्छाई को छोड़ने वाला या बुराई का प्रचार करने वाला? वो दुरुस्त हो जाएगा। और मैं यहां पर एक बात अर्ज करूं कि नॉर्मली होता यही है कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जब वो हमारा मजाक उड़ाना शुरू करते हैं तो उसी घड़ी हमें अंदाजा हो जाता है कि ना बाबा, हमसे तो ये नहीं होगा। और वो दोस्त हो सकते हैं जो आप बोले और आप पे हंसे, लेकिन दोस्त तो वही रहेंगे, मजबूरी है ना, दोस्त तो वही रहेंगे। वो कहेंगे यार ये पता नहीं इसको कोई जिन चिंबड़ गया है, ये आजकल ठ फ ख कर रहा है, ऐसे ही होगा ना। और हम कहेंगे सर इतने लोग मजाक उड़ाने वाले। अरे सुनिए, जिसने पूरी तारीख उठा के देखने जब हक और सच की बात की है तो पहला रिएक्शन, रद्द अमल यही था, लोग मजाक उड़ाते हो। जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो ना, तो आप समझ लें कि आप हक के करीब करीब कहीं फिर रहे हैं, क्योंकि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक उड़ाने वाले नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं वो गैर मुनासिब है, लेकिन जो मजाक उड़वा रहा है वो तो जानता है कि वो गैर मुनासिब नहीं कर रहा है जी। और अगर इस जुमले को समझना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वाली बात को समझ के देखिए। मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे ये वाकया समझाया है कि उस्ताद बनना है तो ताइफ के उस्ताद को उस्ताद बना लो, फिर उस्ताद बन जाओगे। और ताइफ के उस्ताद ने क्या किया? अरे एक शख्स हिदायत देने जा रहा और आप उसको पत्थर मार रहे हैं, ऐसा ही हुआ ना। तो आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अल्लाह की तरफ से जो आए फरिश्ता आया, उसने क्या कहा था? आप कहें तो इन पे पहाड़ गिरा दूं, कहा था। मेरे नबी ने क्या कहा? आप, बड़ा कमाल जुमला है, जरा समझ आ जाए तो बड़ा कमाल जुमला है। आपने फरमाया ये नहीं जानते मैं कौन हूं, अगर ये जानते ये कभी ऐसा ना करते। तो अगर इनको कुछ देना भी है तो इनको हिदायत दे दीजिए। सुभान अल्लाह है, इनको क्या दे दीजिए? हिदायत दे दीजिए। इसका मतलब जो नहीं जानता उसकी वजह से अपना काम नहीं छोड़ना, बल्कि जो नहीं जानता उसकी वजह से क्या करना है? उसकी हिदायत की दुआ मांगे और खुद मुस्तकिम डट जाए। क्योंकि जिस घड़ी आप डट जाएंगे और उसके लिए हिदायत की दुआ मांगेंगे तो रब्बे कायनात आपको नवाजते चले जाएंगे। और यहां पर एक बड़ी अहम बात और अर्ज करता चलूं, आपके इल्म में होगा ये मोहम्मद बिन कासिम कहां का है? ये ताइफ का ही है। मोहम्मद बिन कासिम कहां का है? ये ताइफ का ही है। और जब आपको अंदाजा हो गया ये ताइफ का है तो देखिए मेरे नबी ने कब क्या हिदायत मांगी, और आज पूरा बर्रे सगीर उस शख्स की वजह से मुसलमान हुआ। तो आप लोग अगर इस वाकया से थोड़ी सी भी समझ ले लें तो इस वाकये में बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात बता दी गई है कि आप जब हक की बात करें और आपके इर्द गिर्द लोग उसका मजाक उड़ाने वाले हों तो उसको बड़े ही सिंपल तरीके से आपने समझ लेना है। और वो क्या है कि उड़ाने दीजिए उनको मजाक, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। और आपका काम क्या है? हक के साथ जुड़े रहें। और हक के साथ जुड़ने के ऊपर फिर कुरान की एक आयत का आपको हवाला दूं, बड़ी वाज़ेह कुरान पाक की एक आयत है कि जब आप किसी चीज को उसका जायज मकाम देते हैं तो आप इंसाफ करते हैं। आप क्या करते हैं? और जिस घड़ी आप उसको उसका जायज मकाम नहीं देते तो आप जुल्म करते हैं। कुरान कह रहा है, मैं नहीं बात कर रहा। आप क्या करते हैं? जुल्म करते हैं। और अगर कोई आलिम, कोई पढ़ा लिखा, कोई जानने वाला ये काम करे तो वो जुल्म अजीम के मुतरादिफ होगा, क्योंकि वो तो जानता है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अब देखिए, आप अगर इतने सेंसिटिव हो जाए कि हर्फ की तौकीर और हर्फ की हुर्मत का ख्याल रखने लगे,
You start giving respect to the letters. You start giving honor to the letters. और जिस घड़ी आप लेटर्स को ऑनर देना शुरू कर देंगे तो आप इतने लतीफ हो जाएंगे कि आप छोटी छोटी चीजों का एहतराम कर रहे हैं, उनको उनका हक दे रहे हैं, तो फिर बड़ी चीजों को हक तो आप खुद ब खुद ही देना शुरू कर देंगे। ये वो एहसास है जो अगर आपके ज़ात को नसीब हो तो आप नसीब वाले हो जाएंगे। इसको सिर्फ अंग्रेजी से मत जोड़िए, वो तो एक जबान है, उसमें महारत चाहिए, जाहिर है आगे बढ़ना है, करना है, दैट्स इट। लेकिन ये जो बातें मैं दूसरी आपसे कर रहा हूं, ये बुनियादी तौर पर हक के हवाले से कर रहा हूं। हक के हक को समझना ही हक है, अगर आप इसको समझ लें तो, एंड देन थिंग्स विल मूव ऑन द वे दे नीड टू मूव ऑन। अब जिस घड़ी आपको पता चल गया ये स ख ख ख है, अब आप अगर खे की आवाज नहीं निकालते तो आपने खे डाल दी ना, ऐसे ही हुआ ना। पंजाबी की खे समझते हैं, ऐसे हुआ ना। तो जो खे को खे के तौर पर नहीं बोलेगा उसने क्या कर दिया, है नहीं? तो आपने खे नहीं डालनी, खे बोलनी है। जो खे नहीं बोलेगा उससे खे डल जाएगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अब देखिए, तो ये कैट क्या हो गई, ऐसे हो गया ना, कैट। अच्छा, क्यूकम्बर, बोलते क्यूकम्बर, क्यूकम्बर हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कहते हैं ये वाला के, ये वाला काइट, काइट, ऐसे ही होगा ना, काइट हो जाएगा। अब आप उसको जरा खुद से सुन के देखिए, बहुत हसीन लगेगा, इतना खूबसूरत है, सुन के देखिए उसको खुद से। क्यों है हसीन? क्योंकि हक है। हक जो है वो तो खुद ब खुद खूबसूरत लगेगा। अगर आप उसे बोलते काइट, तो उसने तो कभी भी खूबसूरत नहीं दिखना, क्योंकि वो है ही नहीं, वो तो काइट है। इस तरह क्वीन, हैव यू हर्ड दैट? अब इसे मैं इंग्लिश ना कहूं तो क्या कहूं भाई? यही कहूंगा ना कि कहां क्वीन और क्वीन और कहां क्वीन। अच्छा, डू इट क्विकली। आपने क्विकली सुना? तो उसे फिर क्या कहें? इसी तरह से अगर हम इधर आ जाते हैं, ये देख लीजिए तीनों का, क्यू का भी साउंड उठा के देख लें, खे का साउंड उठा के देख लें, जिस तरह से देख लें चीजों को, बड़ी वाज़ेह तौर पर एक बात आपको समझ आ जाएगी कि साउंड्स जो हैं वो किस तरह से। ये बात देखिए, ये है फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी, कि दोनों जबानों की आवाजों में एक जैसी बात पाई जाती है। अगर हम उसको समझ लें, ना समझे तो बस फिर क्या हो सकता है। छ, छ, चॉकलेट, चॉकलेट। अब गजब खुदा का देखिए, कहां चॉकलेट कहां चॉकलेट, है नहीं? कहते हैं ना चॉकलेट, दैट इज चॉकलेट। एंड सेम इज द केस विद चर्च, चर्च है ना, जिसको हम चर्च कहते हैं, चर्च, चेयर, चिंपैंजी। अब जरा मेरे साथ एक छोटा सा जुमला बोल दीजिए जरा। छछूंदर ने छिपकली से कहा, छछूंदरों की आवाज जरा कम है, छछूंदर ने छिपकली से कहा, ये क्या तुम जब भी चर्च में आती हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाती हो? अब जरा गौर कीजिए, कहीं भी आपकी जबान रुकावट का सबब बनी? तो अरे मत बनिए ना। जब जबान नहीं रुकावट का सबब बन रही तो आप क्यों बनेंगे? आपको नहीं बनना, क्योंकि आपकी जबान रुकावट का सबब नहीं बन रही। छ क्लियर हो गया। अब टीचर क्या होगा? तो चीट को क्या बोलेंगे? एंड व्हेन अ टीचर डज नॉट teach, he actually cheats and cheats. Am I clear? That's what we need to understand. And then, so what is this? Very good. Now, pataka. बोलिए, pataka. Tapaka, pataka, tapaka, tapaka, pataka. Come on, say it.
जिन जिन ने नाश्ता नहीं किया सबके दिमाग से पराठा निकल रहा है। Come on, say it. पटाखा ठपाका ठपाका पटाखा। Come on, पटाखा ठपाका ठपाका पटाखा। फिर वही मश्क हो गई। आप ही की जबान आपको इजाजत दे रही है, कोई और जबान की बात ही हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि क्या आपकी जबान आपको इजाजत दे रही है, और अगर आपकी जबान आपको इजाजत दे रही है तो फिर किसकी इजाजत और चाहिए आपको? ज़मीर की, वो तो पहले कब का दे चुका है। तो आपको सिर्फ इस बात को समझना है। बड़ी अहम बात वॉल साउंड्स के हवाले से, मुझे लगा गन है, डर गया। अब वॉल साउंड्स की तरफ हम जाते हैं, तो इसको जरा देखिए। For example, right now, stand in front of you. If I'm going to say there's a top over there, and if you don't catch me, you simply don't catch me. I keep on saying the same sentence even more than 10 times. Even then, if you don't catch me, I would simply say one thing, and that is, it's all about wall sounds. Simply all about wall sounds. Like, come on, if I say, like, look at this. Whenever this wall comes before you're not supposed to utter the sound of R. Like the moment, like a few moments back, I said, there's a top over there. और अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं, मैं कहूं there is a tower over there, इसमें कोई लफ्ज है जो समझ ना आया? कोई लफ्ज है जो मुश्किल हो? है कहीं से? तो जब there is a tower over there मुश्किल नहीं है, और अगर मैं कहूं there is a top over there, तो कहेंगे मेरी वोकैबुलरी मुझे मरवा रही है। ऐसे ही कहेंगे कि मेरी वोकैबुलरी अगर ठीक होती, कभी भी ऐसा नहीं होना। अरे भाई, वोकैबुलरी इज नॉट द इशू, तुम्हें उसका लफ्ज ही समझ नहीं आ रहा। यहां पर आपको अर्ज करूं, कोई भी अंग्रेजी फिल्म उठा के देख ले, उसके नीचे वो चलती रहती है पट्टी। मैं पट्टी इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझ आए, चलती रहे ना। अच्छा, उसको पढ़ते रहे, सारी फिल्म समझ आना शुरू हो जाती है। उसको ना पढ़े नहीं समझ आती। अगर तुम्हारी वोकैबुलरी का मसला है तो पढ़ के क्यों समझ आ रही है? बड़ी अहम बात है। अगर तुम्हारी वोकैबुलरी का मसला है तो लिखी हुई चीज को पढ़ के तुम कैसे समझ पा रहे हो? तो उसका मतलब क्या हुआ? वोकैबुलरी मसला नहीं है। तो मसला क्या रह गया पीछे? कि वो जो बोलते हैं, जिस लफ्ज को जिस तरह से अदा करते हैं, वो मसला है, वो इशू है। अगर वो कहते, जैसे मैंने आपसे भी अर्ज किया कि देयर इज अ टॉप ओवर देयर, और अगर मैं बोलूं देयर इज अ को मैं बोल दूं देयर इज अ, तो कोई, इसकी एक और मिसाल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, if someone asks me where's the matchbox, might be there in the corner. अब जिस घड़ी मैंने कहा corner, पूरी लुगत जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, उठा के देख लीजिए, आपको कहीं खोना नहीं मिलना जब तक ये पता न चले वो आपके वाला कार्नर है। मिलेगा जब तक ये पता नहीं चलेगा कि खोना असल में हमारे वाला वो कार्नर प्लाट है, गजब खुदा का प्लाट। और फिर नस्लों को मुंतकिल कर रहे हैं, और फिर जब नस्लों को चीजें मुंतकिल हो जाती हैं तो फिर दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाते, उसका एक नाम रख देते हैं कि ये है, जिसको कहते हैं वेराइटी ऑफ इंग्लिश। जिस तरह हिंदुस्तानियों ने कह दिया हम हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, सिंगापुरियन कहते हैं हम सिंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं हम छिंग्लिश बोलते हैं। तो हमने कहा भाई हम इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे ही हुआ ना। So we simply need to understand this, कि there is no any justification at all, किसी भी किस्म की कोई justification नहीं है। अगर हम इसको समझ लें, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। और चूंकि आबिद साहब आप उस्ताद हैं, आप इस बात को माशाल्लाह समझते भी हैं, दो चार और भी असातिज़ा बैठे हैं, तो मेरी ये गुजारिश है, मैं अपने एक आर्टिकल भी आपको पेश करूंगा कि उस्ताद हर्फ की हुर्मत का अमीन होता है। उस्ताद क्या होता है? और यहां पर तो लफ्ज ही गलत है, यहां पर तो लफ्ज ही, गजब खुदा का। देखिए कि जो लफ्ज है वो हमारे यहां लफ्ज है,
और जो गलत है वो हमारे यहां गलत है। हालांकि अरबी में बड़ी वाज़ेह ये बात मौजूद है, अल गलतो गलतुन वल गलतु सहीहुन, जो गलत है वो दुरुस्त लफ्ज़ है। तो उस्ताद ने ये बात बतानी, और मैं यकीन मानिए अगर उस्ताद यानी हमारा कबीला ठीक हो जाए, आपको कोई मसले दरपेश ना हो, कभी भी ना हो, चूंकि आगही जहां से शुरू होती है वो उस्ताद है। ठीक है, माँ बाप का एक किरदार है, वो कलीदी किरदार है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो गैर अहम है, लेकिन उस्ताद का एक बहुत बड़ा किरदार है जिसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बैक टू द वॉल साउंड्स। तो अब जरा इसकी मश्क थोड़ी सी कर लेते हैं। तो मुझे बताइए अब टीचर क्या हो गया? टीचर, क्योंकि आर की आवाज नहीं निकाल रहे, ऐसे हो गया ना। तो पॉपुलर क्या हो जाएगा? पॉपुलर। तो ट्रेनर क्या हो जाएगा? ट्रेनर। ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अगर हम यहां पर जाकर कहते हैं क्रिएटर, क्या होगा? क्रिएटर। अच्छा, मैं कहूं पीटर, टीचर हो जाएगा। ऐसा ही है ना। मैं कहता हूं, हालांकि चीटर होता नहीं, कहते हैं चीटर, वो कहते हैं चीट। प्रीचर, प्रीचर। चेकर, चेकर। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आपकी जबान आपका साथ दे रही है। अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो वो आप है, और अगर आप नहीं दे रहे तो वो आपके इर्द गिर्द के वो दोस्त हैं, और अगर आपके दोस्त ना माने तो फिर दोस्त दोस्त ना रहा। हाँ, बस यही चीज ध्यान में रखनी है आपने। थिंग्स वुड मूव ऑन ऑटोमेटिकली, थिंग्स वुड मूव ऑन। तो आर से पहले वॉल का साउंड आ जाए तो मान लीजिए कि हमें आर की आवाज नहीं निकालनी, और अगर अब निकालना जरूर चाहते हैं तो जब वो ना निकालें तो समझ लें कि यहां आर थी, ताकि दे द ठॉब ओवर दे वाली चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाए। ये वॉल प्लस आर वाला है, और इसी तरह से कॉन्सोनेंट प्लस आर वाला है। जो वॉल से बच जाता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, लेकिन यहां पर यह है कि वाई जो है वो सेमी वॉल के खाते में आता है। अब जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बाद जब आर आती है तो आपके कॉन्सोनेंट के ऊपर उर्दू वाला पेश डाल देते हैं। क्या करते हैं? उर्दू वाला पेश डाल देते हैं। तो क्या होगा? ड्रीम क्या हो जाएगा? ड्रीम, पेश डाल जाएगा। राउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्रीम। तो ड्रग क्या हो जाएगी? ट्रक होना ना, ट्रक। ट्रक वो क्या हो जाएगा? ट्रक। ऐसे ही होगा ना, ट्रक। अच्छा, ट्रेन क्या हो जाएगी? ट्रेन। ड्राइवर क्या हो जाएगा? गजब नहीं, बहुत से ऐसे इलाके जब डिलीवर भी है, पता नहीं आपने सुना या नहीं, डिलीवर। अच्छा, डिलीवर हुआ, ड्राइवर हुआ, ड्राइवर हुआ, तो आप जब ड पे पेश डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर कहता हूं क्राइम तो क्या हो जाएगा? क्राइम। क्राइम, राउंड, क्राइम। अगर मैं कहता हूं क्रंची एंड क्रिस्पी, क्रंची एंड क्रिस्पी, ऐसा ही होगा ना। अब ये बात है समझने की, आगे कहूं मैं क्या? ये तो समझने की बात है ना। और जिस घड़ी आपने समझ लिया और घर जाके उसकी मश्क करना शुरू कर दी, नो नीड, फिर आपको वो सिखाएंगे जिनकी है। अभी आपको वो नहीं सिखा पाते जिनकी है, क्योंकि उनकी तो आपको समझ ही नहीं आती। और जबान आती तब है जब अहले जबान की समझ आए। और ये सवाल अपने आप से जरूर कीजिए कि अगर हमें अंग्रेजी आती है और उनकी नहीं आती जिनकी ये है, तो फिर हमें कौन सी आती है? उसके जवाब में आपके दिमाग में झमाके होंगे और आवाजें आएंगी, फिंग्लिश, 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 क्योंकि आपको वही जबान आती है। You don't know English. That's why you suffer the most. इसी तरह से ये आखिरी बात, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बेस फॉर्म आईएनजी भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा भी सिर्फ ये नहीं कि ये नाउन फॉर्म में भी हो सकता है। ये जब आता है तो नॉर्मली ये जो जी का साउंड है अंग्रेज ये नहीं निकालता। मसलन ड्राइंग तो वो क्या बोलेगा? जरा गौर कीजिए, ड्राइंग में फिर डी आर आ गया तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग। डाइनिंग क्या होगा? डाइनिंग। टीचिंग क्या होगा? टीचिंग। बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई कहे ना टीचिंग है, टीचिंग।
मैं ठी लेके जा रहा था, वो छिन गई, तो क्या होगा? ठी छिन, ठी छिन। अच्छा, अब इसी तरह से आप देख लें, चेंजिंग क्या होगा? ड्राइविंग क्या होगा? ड्राइविंग। ट्रेनिंग क्या होगा? ट्रेनिंग। वाचिंग क्या होगा? वॉचिंग। Am I clear? अब जब हम वाचिंग की तरफ गए तो एक जरा आवाज और भी सुनते जाइए। ये देख लीजिए, W and V का। हमारे यहां अक्सर W को V के तौर पर ट्रीट किया जाता है। वट सुने ना? वट, वेयर, वाई है, वेन। इधर हम क्या कर रहे हैं? हम W को V के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको W के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहे। तो मैं अगर ये कहूं कि W जब आता है तो उवा का साउंड बनता है, राउंड होते हैं लिप्स। जैसे what, बोलिए, राउंड योर लिप्स। what, when, where, why, wonderful, work, wrestling, writing। हाँ, अब मैं इसको इंग्लिश में बोल के दिखाऊंगा आपको। मैंने बोला what अंग्रेजी में, what इंग्लिश में। मैंने बोला when अंग्रेजी में, when। where were you? अल्लाह अकबर है। So it's where, were। अब जब बोले where were, अब वो where were बोल के जाए, हम कहेंगे पता नहीं क्या बोला उसने। जिस घड़ी हम कहते पता नहीं उसने क्या बोला, असल में समझना यह है कि हमने क्या समझा, ये समझने की जरूरत है। लाख आपको अंग्रेजी आती हो, जब वो बोले समझ नहीं आती तो आपको ये चीज समझ आ जाए तो आपको सही वाली समझ आ जाए। और मत कोसिए उन लोगों को जिनको अभी भी शऊर नहीं है, जो आज भी कहते हो ठीक है जी चलन दे हो। मत कोसिए उनको। आपको अल्लाह ने वक्त दिया है, आप उस वक्त का भरपूर फायदा उठाएं और मत जाया करें अपने आप को। तो ये क्या हो गया? N का साउंड यहां पे, N पे इसको खत्म करते हैं। और V का साउंड और W के साउंड में फर्क है। अगर मैं कहूं when is the van coming, van, तो V का साउंड में क्या होता है कि आपके अप टीथ आपके लोअर लिप को टच करते हैं। V, इसकी तरह मश्क करें, मेरा साथ में मश्क कीजिए। व व व व व, थोड़ा जोर से कीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ, ये देखिए ना, तो ये क्या आवाज आ रही है? व व व व व। वैन, वेस्ट, 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 W वाला वेस्ट, वैन, वेन, यानी वी, विन। हम क्या बोलते हैं? विन। जब हम विन बोलते हैं तो हम आवाज कौन सी दे रहे होते हैं? और लफ्ज होता है, ये हर्फ ये होता है। Could I make my point clear? अभी इसको देख लीजिए, वैसे क्या दिखता है? ये क्या है भाई, जरा बताइएगा, प्लीज टेल मी। ये क्या है? किसी को चिड़िया दिखी? किसको लगी भाई चिड़िया? ये ऐनक का तबादला करूंगा उससे, जिसको चिड़िया दिखी। अच्छा यूं करते हैं, ठीक है डक है। अच्छा यूं करते हैं, यूं करके भी देख लेते हैं और यूं करके भी देख लेते हैं। अब जरा देखिए, दो तरह से देखते हैं ना इसको, देखिए जरा। चलें, क्लू नहीं दे रहा, एक वाज़े क्लू दे रहा हूं कि ये दो कान हैं। अब क्या लगता है? रैबिट। और अगर हम ये दो कान की बजाय इसे चोंच बना दें
ब्यूटीफुल। इसका मतलब पी भी है और फी भी, टी भी है और ठी भी, यानी डक भी है और, बड़ी मेहरबानी आपकी, both the things are there। आपको दोनों तस्वीर के रुखों को देखने की अजहद जरूरत है, लेकिन फिलहाल जो सबसे पहले नजर आ रहा है वो क्या है, डक है या रैबिट है? तो अब आप रैबिट को सोचना शुरू कर दें, क्योंकि सबसे पहले आपको पी नजर आता था और बाद में आपको क्या नजर आया आज से, फी। जिनको पहले डक लगा वो रैबिट की सोचें, और जिनको पहले रैबिट लगा वो किसकी सोचें? अब देख लीजिए, आखिर में आपने मुझसे पिंग्लिश बुलवा दी ना। क्या बोला? डक लगा, डक लांगा ऐसा है ना। और रैबिट है, जिस तरह रबर को कुछ रबट भी बोलते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। आप लोगों के आधे घंटे की देरी की वजह से बड़ा कुछ रह गया जो नहीं रहना चाहिए था, जिसमें ख़ास तौर पर एक सबसे अहम बात थी, और वो ये थी कि हम अंग्रेज़ी हम आसानी से कैसे बोल सकते हैं। वो एक चंक का है। मैंने को 20 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह किताबें लिख रखी हैं, उसमें से 3 मेरी चंक्स पर हैं। ज़बान कभी भी आप बोलने जाएं, वो कभी भी पूरे जुमले में नहीं होती, वो छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। आप जब उन टुकड़ों को समझ लेते हैं तो आपका जो हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस वाला इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। अंग्रेज़ी आपको आती है, अगर कोई आपसे कहता है आपको नहीं आती है तो वो गलत बयानी से कर रहा है, गलत बयानी से काम ले रहा है। आपको अंग्रेज़ी आती है, बस आपको ये नहीं पता कि आपको आती है, और जो थोड़ी बहुत कमी थी वो ठ फ ख की सूरत में है, जिसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप इसको उस तरह से करना चाहें, देखना चाहें तो। कोई भी ज़बान सुनने से आती है। 5.5-6 माह का बच्चा, ये बायोलॉजी में है, इस प्रोसेस से हम सब गुजर कर आए हैं। 5.5-6 माह का बच्चा सुनना शुरू कर देता है माँ के पेट में। अभी जब वो दुनिया में आता है 18 महीने फिर सुनता है। तो इस तरह 23, 23.5 या 24 माह हम में से हर एक ने सुना है। उसके बाद जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। अगर इसका नाम हमने कंप्यूटर सुना होता, हम इसे कंप्यूटर कहते हैं। हमने इसका नाम मोबाइल सुना, हम इसे मोबाइल कहेंगे। अगर कोई कहता कि डोंकी के ऊपर मोबाइल रखा है, तो टेबल का नाम अगर डोंकी होता या डंकी होता तो हम इसको कहने में कोई मुज़ायका नहीं था। इसका मतलब जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि आपके सुनने से आपका बोलना जुड़ा है, और सुनने में, समझ आने में जो चीज़ें रुकावट थी वो ये थी जो मैंने आपसे अर्ज कर दी। अगर इन्हीं चीज़ों को देखकर आज ही जाकर अंग्रेजी फिल्म देखिए, कोई भी अंग्रेजी चैनल उठा के देख लीजिए, अगर वो इसके मुताबिक आपको 2% भी समझ आ जाए, इससे बड़ा सबूत तो मैं कोई नहीं दे सकता। फिर इससे बड़ा मैं क्या सबूत दे सकता अगर आप उसको उस तरह से समझ लेते। Am I clear? अगर वो सबूत वहां से मिल जाए तो मान लीजिएगा कि मैं भी हक पर हूं और अब आप जानने के बाद आप भी हक पर हैं, तो नतीजा उसका ये निकलेगा कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फीस इसकी ये है कि मेरे हक में ढेर सारी दुआ कीजिएगा, हमारे इदारे के हक में भी ढेर सारी दुआ कीजिएगा। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगीं तो ज़रूर इन्हें पहुँचाइए और इन्हें फैलाइए। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तालियां वैसे बजाने एक दूसरे के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।